स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज साइंस का 400 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वाला सेट थ्रू है, जिसमें आज हम लोग 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और यह साइंस है। इसमें आपको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों है। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि सक्षमता का परीक्षा जो होने वाला है वह बीपीएससी ही लेगा। अभी तक लग रहा था कि बीपीएससी नहीं बल्कि बिहार बोर्ड लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वह बीपीएससी के माध्यम से होगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया है। इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। सब किसी का अच्छा नंबर आएगा और हम लोग अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबर से पास होंगे, निकलेंगे। चलिए जल्दी से, हमारे जो भी दोस्त नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन पे, यानी पहले सब्सक्राइब करके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, यानी खास करके यह जो है दर्पण को लेकर के अवतल यानी गोलीय दर्पण के लिए यूज किया जाता है, जिसमें उत्तल और अवतल होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप जानते होंगे, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। इसमें भी सारी की सारी दूरियां, ये मूल बिंदु ओ होता है, यहाँ से मापी जाती है। वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो होता है ध्रुव, यानी ये क्या कहते हैं उसको, दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में जो होता है ये पोल कहलाता है, यानी कि उसका जो है पोल से मापा जाता है, यानी ध्रुव उसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ए फोकस से, बी दिया है वक्रता केंद्र से, सी दिया है ध्रुव से और डी दिया है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ध्रुव से, यानी कि पोल से, जिसको पी से दर्शाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दो चीज होता है। याद रखें, दर्पण सूत्र 1/v+1/u इक्वल टू 1/f होता है। 1/v+1/u इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/v+1/u इक्वल टू 1/f। और इसमें प्लस होता है दर्पण सूत्र में, लेकिन लेंस सूत्र में माइनस होता है। 1/v-1/u इक्वल टू 1/f। 1/v-1/u इक्वल टू 1/f, या 1/f इक्वल टू 1/v-1/u, यानी कि यह जो है क्या है, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र है ये वाला, ये लेंस सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी, 1/f इक्वल टू 1/v-1/u। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र में प्लस होता है। किसका चिन्ह होता है? प्लस का होता है। बस दोनों में जो है इतना ही का फर्क होता है, प्लस और माइनस का। माइनस वाला लेंस सूत्र होता है और प्लस वाला दर्पण सूत्र होता है। 1/v+1/f या 1/f इक्वल टू 1/v+1/u, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन का आता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन का क्या सूत्र होता है? तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वह m इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। क्या होता है? m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका? m इक्वल टू माइनस भी बाई यू, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का आता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। क्या कहता है? किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है -1, बी दिया है +1, सी दिया है 0, डी होता है कोई नहीं। तो याद रखिए, समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन प्राप्त होता है वह +1 होता है। क्या होता है भाई? +1 होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन का होता है कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बड़ा देख करके आप घबराइए नहीं। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। सीधे सीधे यहाँ दिया है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर कहता है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है और ये चाल है। क्या है भाई? यह चाल है। चाल बराबर फॉर्मूला आप फिर यहाँ पे पहले देखते हैं। उसके बाद चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, दूरी दिया है 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 4 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कह रहा है निकालने के लिए। तो आपको पता होगा कि समय इजकल टू फॉर्मूला होता है। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? समय बराबर, याद आया आपको? नहीं याद आया तो हम ही बता देते हैं भाई। दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ये याद रखिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमको निकाल दिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल फॉर्मूला है। हमको यहाँ वही निकालना है, समय कितना समय लगभग होगा। तो दूरी बटा चाल, तो दूरी 4 लाख है तो 4 लाख ऊपर चला जाएगा, ये 5 ठो जीरो हो जाएगा। फिर ये 4 लाख क्या है? किलोमीटर है। फिर नीचे आएगा चाल, तो चाल क्या है भाई? 3 लाख, 3 पर 5 को जीरो, ये है किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब इसमें से 5 को जीरो, ये 5 को जीरो कट जाएगा। तो क्या आया भाई? 4/3 आया। सेकंड में है तो यह भी सेकंड में होगा। दोनों किलोमीटर में दिया था इसीलिए किलोमीटर में था, इसलिए चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। सेकंड में था इसलिए सेकंड में आएगा। तो 4/3, ऑप्शन नंबर सी है इसमें, 4/3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी 4 लाख, तो 4 लाख बट्टा यहाँ चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, तो 3 लाख नीचे आ गया, ये कट छट करके हमारा आएगा 4/3 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। तो प्रतिफल और अभिकारक के बारे में हमने पहले ही वीडियो में जो है चर्चा कर दिया है, इसलिए अब यहाँ चर्चा हम नहीं करेंगे। बस इतना जानिए कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बेरियम क्लोराइड के विलयन में, विलयन का मतलब होता है घोल। तो बेरियम क्लोराइड के घोल की यानी विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है उदासीनीकरण, बी दिया है संश्लेषण, सी दिया है अवक्षेपण, डी दिया है अपघटन। तो उस अभिक्रिया को ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण, यानी बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कोई भी ताजा तेल हो उसको बहुत दिनों तक हम चाह रहे हैं सुरक्षित रखें, तो उसके लिए क्या करना होगा? किस गैस का उपयोग करना होगा या किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है ऑक्सीजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। किसका उपयोग किया जाता है भाई? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है किसी भी ताजा तेल तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। मतलब जलीय विलयन का मतलब ये हो गया कि जल का घोल, यानी कि घरों की जब पुताई की जाती है चूना से, तो वही भखरा चूना कहलाता है। तो उसका जब पानी में मिला करके, उसका घोल बना करके, तैयार करके जब दीवार को पेंट किया जाता है, रंगा जाता है, तो पुताई करने के बाद दीवार पर जो है चमक बढ़ जाती है, शाइनिंग आ जाता है। उसका कारण क्या है? कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ के कारण ऐसा होता है? तो उसमें जो है बनता है CaCO3। जब ऐसा होता है, उस चूना को जब पानी में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होता है, नहीं, तो वह अभिक्रिया करके बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट उसको बोलते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के वजह से क्या होता है कि वह दीवार पर जो है चमक बढ़ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से CaCO3 उसका फ़ॉर्मूला होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। जब भी इस तरह का फॉर्मूला होगा तो उसका इसका इसका क्वेश्चन पूछे तो आप उसका पहले फॉर्मूला लिखिए। तो जल का फॉर्मूला हो गया H2O। चलिए, तो H का हाइड्रोजन का यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया? O हो गया। तो आ रहा है हमारे पास कितना? 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर देखिए, तो इसमें 2 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन-सा पदार्थ फ़ोटोग्राफ़ी में प्रयुक्त होने वाली फ़िल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? मतलब इस्तेमाल होता है, कौन? मतलब कौन-सा पदार्थ फ़ोटोग्राफ़ी में प्रयुक्त होने वाला, इस्तेमाल होने वाला, फ़िल्म बनाने में इस्तेमाल उसको किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, Ag दिया है, बी दिया है AgBr, सी दिया है AgNO3, Ag2O। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr क्या है भाई? सिल्वर ब्रोमाइड है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसका जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फ़िल्में बनाने में उपयुक्त किया जाता है AgBr का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के दाँत की सबसे ऊपरी परत क्या है? चलिए फिजिक्स भी खत्म हो गया है, सॉरी केमिस्ट्री का भी जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया है, अब बायोलॉजी का शुरू हो रहा है। तो कहता है, मनुष्य के दाँत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इंसान के दाँत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? दाँत का जो सबसे ऊपरी परत होता है हम लोगों का, उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डेंटाइन, बी है इनामेल और सी है मज्जा गुहा और डी है अस्थि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा इनामेल। मनुष्य के दाँत की सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको क्या बोला जाता है? इनामेल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? मतलब कि हम लोग जो, यानी हम लोगों के मुँह में जो लार बनता है, खाना खाने के बाद बने या पहले बने या जब भी बने, तो लार जो बनता है, कह रहा है कि यह किस ग्रंथि का स्राव होता है? मतलब किस ग्रंथि के वजह से बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पैरोटिड ग्रंथि, बी है यकृत, सी है जठर ग्रंथि, डी है आंत ग्रंथिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। लार पैरोटिड ग्रंथि का स्राव है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? कह रहा है इनमें से क्या, कौन ऐसा जो इसमें जो है चीज़ है जो जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है म्यूकस, सी है पेप्सिनोजन, डी है पित्त। तो ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भी मौजूद होता है, बी नंबर म्यूकस यह भी मौजूद होता है, सी नंबर है पेप्सिनोजन यह भी मौजूद होता है। मौजूद कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा पित्त। क्या? तो पित्त जो है जठर रस में मौजूद नहीं होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? क्या कह रहा है? इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? भाई ऑप्शन ए है ड्यूलोडियम, ड्यूओडीनम। क्या है? ड्यूओडीनम, यह उसका भाग है। ऑप्शन नंबर बी है कोलन, तो कोलन जो है इसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कोलन। कोलन जो है मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, जबकि जेजुनम यह भी उसका भाग है, और डी है इलियम, यह भी इसका भाग है। कोलन जो है यह छोटी आंत का भाग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन अवशेषी अंग है? क्या कहता है? इनमें कौन अवशेषी अंग है? ऑप्शन नंबर ए कहता है ऊपरीगामी कोलन, बी कहता है अधोगामी कोलन, सी कहता है अपेंडिक्स, डी कहता है अनुप्रस्थ कोलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है यह अवशोषी अंग है। इनमें कौन अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। क्या कहता है? मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, वो कहाँ से? ऑप्शन ए है मुख गुहा से, बी है ग्रास नली से, सी है अमाशय से, डी है यकृत से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा से मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर ए होगा मुख गुहा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? क्या कहता है? इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि को जठर ग्रंथि या जो है अमाशय ग्रंथि कहते हैं, तो अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। कौन? ऑप्शन नंबर ए है म्यूकस कोशिकाएं, बी है जाइमोजिन कोशिकाएं, सी है मूल पित्तवाहिनी, डी है अम्लजन कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मूल पित्तवाहिनी। इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो वह मूल पित्तवाहिनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं पाया जाता है? इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है? चलिए हमारे एक आपको जो है आखिरी बार फिर जो है वीडियो के आखिरी में आपको जो है खत्म होने से पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा, कष्ट देना चाहूँगा आपको कि अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा-सा कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंठ द्वार के कारण, बी है एपिग्लोटिस के कारण, सी है ग्रास नली के कारण, डी है ग्रास नली के कारण। ये है ग्रसनी के कारण, डी है ग्रास नली के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा एपिग्लोटिक्स के कारण। क्या? एपिग्लोटिस के कारण। क्या? तो इनमें किस रचना के कारण? तो एपिग्लोटिस के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। चलिए आपका जो है आप लोगों का जो है वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक और कमेंट करने के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।